हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम रेडी हो गए होंगे आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर को करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे स्टूऑन क्लासेस के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग चैप्टर्स की स्टडी करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने मंजिल की तरफ फोकस करेंगे। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है कि हम एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल करें, एक अच्छा रिज़ल्ट हमारे हाथ में आए, जिसके द्वारा हम एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में या फिर एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। और मैंने IIT BHU से B.Pharm किया हुआ है इन द ईयर 2012 और अभी तक मेरे पास 8+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और इसी टीचिंग एक्सपीरियंस की बदौलत मुझे पता है कि कौन कौन से बच्चों को कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं पढ़ाई के दौरान, और वही मुझे सॉल्व करना है, दिक्कतों को दूर करना है। एक बार दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो देखिएगा आपका रिज़ल्ट एकदम ग्लोरियस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टूऑन क्लासेस को। और स्टूऑन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। और इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में हम लोग घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। और हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है वो 5 लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो पहला लेक्चर तो हमने आपको बता ही दिया था अबाउट दी जनरल केमिस्ट्री ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आज जो सेकंड लेक्चर होगा वो आधारित होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पर, कि हम लोग कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बनाते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बनाने का बहुत तरीका है, ढेर सारा तरीका है। पर उन ढेर सारे तरीकों में हम कुछ इम्पॉर्टेंट तरीकों पर ही फोकस करेंगे जो कि एग्ज़ामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वहीं से हमारा सवाल बनता है ना, एक बार हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमने देखा है अपने 8+ ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि आम तौर पे इस चैप्टर में से सवाल जो होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग के साथ पेश कर दिया जाता है, जिसको देख के बच्चों को लगता है कि अरे ये तो एकदम नया सवाल है। पर क्या वाकई में वो नया सवाल है? बिल्कुल नहीं, वो पुराना ही सवाल है, बस आपको मक्खन मलाई मार के दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि केवल इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन पार्ट पर ही फोकस करना है, सभी की सभी को नहीं देखेंगे। और बाकी जो छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं ना, वो आप लोग जब सवाल लगाएंगे, जब आप रेफरेंस बुक को सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से और पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, प्रिपरेशन पार्ट। और प्रिपरेशन में सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है फ्रॉम एल्केन। हम लोग एल्केन का इस्तेमाल करके हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बना सकते हैं। किसका बच्चा? एल्केन का इस्तेमाल करके हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बना सकते हैं फ्रॉम एल्केन। और मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि एल्केन में से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और उसके बदले में हेलोजन को लगाना है। जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतना हेलोजन लगाएंगे। एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाएंगे तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, 2 को हटाएंगे तो डाई हेलोजन, 3 को हटाएंगे तो ट्राई हेलोजन, टेट्रा हेलोजन या फिर पॉली हेलोजन डेरिवेटिव भी हो सकता है। डाई हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट केस बताया था, 1,1 एंड 1,2, अल्फा अल्फा एंड अल्फा बीटा, या फिर जेमिनल एंड विसिनल डाई हैलाइड। याद होगा ना, रिवीजन किया होगा आपने। तो एल्केन का इस्तेमाल करते हैं। और एल्केन में कैसे? कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चा? सनलाइट के प्रेजेंस में, H न्यू।
H न्यू इज़ फॉर सनलाइट। तो एल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या मिलेगा, RX मिलेगा और HX मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किस तरह का रिएक्शन है बच्चा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का केस बन जाता है। कैसा केस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये केस बन जाता है। हाइड्रोजन की जगह हमने हैलोजन को ऐड किया। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म बीइंग फॉलोड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑलरेडी सनलाइट जब भी इस्तेमाल करते हैं, देखिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या तो सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सनलाइट का इस्तेमाल करिए या फिर पेरोक्साइड का इस्तेमाल करिए तो वहाँ पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है ना, दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका जो हैलोजन है, in the presence of sunlight, ये आपका हैलोजन फ्री रेडिकल देता है। क्या देता है, हैलोजन फ्री रेडिकल देता है। ये जो आपका हैलोजन फ्री रेडिकल है, ये अब एल्केन के साथ अटैक करेगा, एल्केन के साथ जुड़ेगा, और एल्केन के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पर एल्किल फ्री रेडिकल बनेगा और HX बनाएगा। और जो आपका एल्किल फ्री रेडिकल बना हुआ है वो दूसरे हैलोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, RX का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए इस रिएक्शन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट किया है। व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, सो इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल। क्या है बच्चा, फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल के केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वही फ्री रेडिकल को हम लोग आगे की तरफ लेके जाएंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझ में आई बात, फ्री रेडिकल जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वही आगे की तरफ आ जाएगा। मतलब कि अगर लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है, उसको मौका मिल रहा है मोर स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करने का, तो कन्वर्जन होकर रहेगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोट करते चलिए बच्चा, छोटी छोटी बातें उसको नोट करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। तो दैट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिमिटेशन की अगर बात करते हैं तो दिस मेथड इज गुड फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। हमने समझ लिया कि जो हमारा ये रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। मतलब कि जो हैलोजिनेशन हो रहा है एल्केन का, उसमें लिमिटेशन है। दो लिमिटेशन की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो मैकेनिज्म है वो केवल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है, नॉट सूटेबल फॉर फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन। फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन के लिए ये सब क्या बोलते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है, ये प्रिपरेशन पार्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरिनेशन कराने पर रिएक्शन इज वायलेंट, रिएक्शन इज वायलेंट, काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि वहाँ पर घातक हो सकता है, वहाँ पर डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग आम तौर पे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का फ्लोरिनेशन कराना है तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराते हैं। इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराने का तरीका मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम लोग यहाँ से बचते हैं, तो फ्लोरिनेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एल्केन लिया, फ्लोरीन को ऐड करा, आपको फ्लोरो एल्केन मिल गया। नहीं, मिलेगा तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ
और क्या क्या होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आयोडीनेशन भी हम लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आयोडीनेशन वाले पार्ट में रिएक्शन जो है वो वॉलेंट नहीं है, बट हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन इज रिवर्सिबल का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे RH लिया है और इसको हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिया। तो आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड तो मिलेगा प्लस HI भी मिलेगा, पर ये जो एल्किल आयोडाइड और HI बना है वो फिर से आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को पीछे ले जाएगा। क्या करेगा बेटा? रिएक्शन को ये पीछे ले जाएगा। तो मतलब कि जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए, एल्किल आयोडाइड भी उतनी ही मेहनत कर रहा है फिर से वापस एल्केन बनाने के लिए। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन में भी हम लोग यहाँ पर आयोडीनेशन नहीं कर सकते, पर इसका एक कार्ड निकल आता है, इसका एक हम लोग अल्टरनेटिव वे निकाल लेते हैं कि आयोडीनेशन हम लोग करा सकते हैं। कैसे? जो HI हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें। क्या कर दे बेटा? ऑक्सीडाइज कर दें। मतलब कि अगर जो HI बना, प्रोडक्ट में जो HI निकला, वो HI को हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें। जब ऑक्सीडाइज हो गया, HI अब रहा ही नहीं, तो पीछे की तरफ रिएक्शन भी होना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसको करने के लिए, HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग या तो HNO3 का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग HiO3 का इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। किसका? नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें और आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करें, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हम लोग HI को गायब कर देंगे। HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग होने से रोक देंगे और एल्किल आयोडाइड विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। समझ में आई बात? तो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन इन दिस रिएक्शन कि फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द वॉलेंट रिएक्शन। आयोडीनेशन भी हम लोग नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, पर आयोडीनेशन कराने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आयोडीनेशन हो सकता है, वरना क्लोरीनेशन कराइए, ब्रोमिनेशन कराइए, एकदम मक्खन मलाई की तरह होता रहता है, एकदम स्मूथली होता रहता है। नोट करिएगा। मेरे ख्याल से आपने इन सारी बातों को नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आगे के स्लाइड पर मूव करते हैं। दूसरा लिमिटेशन कि इस मेथड से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, ये भी एक कमी बन जाती है, ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है कि हम सोच रहे हैं कि एक तरह का हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा, पर देख रहे हैं कि उसके साथ साथ हमें मुफ्त में 4-5 ठो और मिल जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोट करता हूँ। हमने लिया यहाँ पर मीथेन, और मीथेन को हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया? Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, और सनलाइट को लेना हमने नहीं भूला। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या बेटा? यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। पर क्या रिएक्शन यहीं पे स्टॉप करेगा? नहीं। अगर इस CH3Cl को Cl2 मिल गया और सनलाइट मिल गया, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2Cl2। और ये यहीं पे नहीं रुकेगा। अगर इसको कंडीशन फिर से मेट होती गई, कंडीशन फिर से मेट होती गई, तो ये CHCl3 बनाएगा और अल्टीमेटली ये CCl4 बनाकर ही स्टॉप करेगा। CCl4 बनाकर ही क्या करेगा? स्टॉप करेगा। यहाँ पे हम Cl2 लिख देते हैं और यहाँ पर हम H लिख देते हैं। मतलब कि CH4 में से जब तक चारों के चारों हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा, कंडीशन उसको मिलती जाए। तो देख रहे हैं कि अगर हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना है,
तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो बनेगा ही बनेगा, हो सकता है कि हमें मुफ्त में ये तीनों भी मिल जाए। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है तो इस केस में क्या होता है कि अब यहाँ पर सेपरेट करने के लिए आपको अलग से ताम झाम करना पड़ेगा, मतलब कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर आप अलग अलग कंपाउंड को आप सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि अलग से अब मेहनत करनी पड़ेगी। पर इसको भी हम लोग रोक सकते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी एक तरह के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है तो उस पर भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें केवल इसी को बनाना है, CH3Cl को बनाना है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि CH4 जो है वो हम लोग लेंगे एक्सेस में और Cl2 को हम लोग लिमिट कर देंगे। तो इस को करने के बाद हमें यहाँ पर CH3Cl विल बी द मेन प्रोडक्ट, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? Cl2 कम है, CH4 ढेर सारा है, तो मतलब कि Cl2 का जो क्लोरीन है वो केवल एक एक CH4 को हेलोजिनेट करेगा, और जब तक कि एक एक CH4 हेलोजिनेट होगा तब तक Cl2 पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि फर्दर हेलोजिनेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा। वहीं अगर हमें CCl4 चाहिए तो CCl4 के केस में हम लोग CH4 लिमिट कर देंगे और Cl2 को हम लोग एक्सेस में ले लेंगे, और सनलाइट को लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो हमें यहाँ पर CCl4 जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा CCl4। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये CH2Cl2 कैसे बनाएंगे और CHCl3 कैसे बनाएंगे? यही तो लिमिटेशन है इस रिएक्शन की कि आप CH2Cl2 अब उतना आसानी से नहीं बना पाओगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। मतलब कि हम एक्सट्रीम एंड को हम बना सकते हैं, CH3Cl को हम बना सकते हैं, CCl4 को हम बना सकते हैं, बीच में अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने की पूरी संभावना बनेगी। समझ में आ रहा है ना बच्चा सारी बात? ये पूछा हुआ सवाल है, मेंस में ये पूछा हुआ सवाल है बच्चा, एकदम आसानी से, एकदम मुफ्त का सवाल था ये। मतलब कि ऐसा इतना सिंपल सवाल तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि कोई पूछ सकता है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, ये तो हमारा एल्केन का हो गया। मेरे ख्याल से एल्केन में हम लोग यहीं तक करते हैं कि एल्केन में रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है और किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, लिमिटेशंस क्या होता है। प्रिपरेशन में हम लोग इसको और देख सकते हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का भी इस्तेमाल करके हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन बना सकते हैं एल्कीन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल पूछा जाता है, खासकर इसके मैकेनिज़्म पे सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये है कि हमारे पास एल्कीन है और हमने क्या कर दिया, HX ले लिया, हाइड्रोजन हैलाइड HX। X क्या हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कार्बन पे हैलोजन जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है बेटा? एडिशन रिएक्शन को ये शो कर रहा है। दिस विल बी कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। कैसा है बच्चा? एडिशन रिएक्शन को ये शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें छोटी सी बात हम और आपको मेंशन करते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी द मोर स्टेबल। ये आपका मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ये आपका लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों ये लेस स्टेबल है और उधर आपका मोर स्टेबल है? कारण है नंबर ऑफ बॉन्ड एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर आप एल्कीन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बॉन्ड की संख्या कम दिख रही है और साथ ही साथ पाई बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, सब की सब सिग्मा बॉन्ड, और हमें पता है सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और इस वजह से रिएक्शन जो है वो आगे की
दिशा में मूव करेगा। तो दैट इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ HX, वेयर X could be क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं हुआ क्या, नोट कर लीजिएगा इसको। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन विल फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल बी अप्लाइड। अब जैसे कि अगर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम पेश करते हैं, CH2 हटा दिया, यहाँ पे हमने CH3 कर दिया और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया। तो ये जो है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है बच्चा, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन से मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से मॉलिक्यूल एक ही जैसा दिखता है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में अगर आप HCl को ऐड करोगे, HCl से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ना है और एक कार्बन पे क्लोरीन को जोड़ना है, तो बच्चे एकदम कन्फ्यूजन मुक्त हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर कहीं पे भी जोड़िए सब तो एक ही जैसा रहेगा, सब में प्रोडक्ट एक ही जैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। जैसे कि हमने यहाँ पर CH2 कर दिया, सिंगल बॉन्ड CHCl कर दिया और यहाँ पर CH3 कर दिया। पर वहीं अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस केस में अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है बच्चा। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये हैलोजन ग्रुप जो है वो बीच वाले कार्बन पर जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हैलोजन ग्रुप जो है वो टर्मिनल वाले कार्बन पर जाए। अब सवाल यह है कि इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे सही है, तो हम लोग बोलते हैं कि हैलोजन ग्रुप उसी कार्बन पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब कि ये वाला आपका सही आंसर होगा, ये वाला आपका गलत आंसर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि अनायनिक पार्ट विल joined with that carbon atom which have a lesser hydrogen। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो अनायनिक पार्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होता है वो वहीं पर जाके अटैक करेगा। जैसे कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, तो हाइड्रोजन जो है कार्बन पर इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल का एक सिंपल सा ही एक स्टेटमेंट हो गया, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे लॉजिक क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे जो लॉजिक है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे कि आप इसको नोट करिए, हम अभी आपको इसमें बताते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। तो इसी में हम कुछ और बात आपको बताते हैं, जैसे कि ये देखिएगा, इसको हटा देते हैं। जी ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर अटैक होता है H+ आयन का। H+ आयन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सबसे अच्छा साइट है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे जाके अटैक करेगा।
तो इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो अटैक करने के पास उसके पास 2 कार्बन है, या तो इस कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बनाएगा या तो इस कार्बन पे बनाएगा। अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। या फिर अगर इस वाले कार्बन पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन और यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होने की वजह से प्रोडक्ट यही बनाएगा ना कि ये बनाएगा। तो इस वजह से दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होता है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और सुनिएगा कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, ये एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो कार्बोकैटायन है वो क्या और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज कर सकता है तो उसको कराइए और तब जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करिए, वरना आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन मिला, अगर उसमें हाइड्राइड शिफ्ट करने पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन सकता है, या फिर मिथाइल शिफ्ट करने पर सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है, तो उसको करा के रहिए कि अगर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है या फिर रिंग बढ़ सकता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की वजह से, तो उसको कराइए, तभी जाके आप प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कंफ्यूज कर देता है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो लॉजिक के हिसाब से किया था, सब कुछ सही था, तो गलत कैसे हो गया। तो हम बोलते हैं कि बेटा तुमने रीअरेंजमेंट नहीं कराया था, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट आपने नहीं कराया था। नोट करिएगा, इन केस ऑफ, अपनी कॉपी में नोट करिएगा, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, in case of carbocation intermediate, we should always check for rearrangement. We should always check for rearrangement into more stable carbocation. 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 फुल स्टॉप। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, यहीं पे गलती होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती यहीं पर होती है, ठीक है। और वहीं अगर हमने पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो होगा, मतलब कि हैलोजन ग्रुप उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ आप इसको देख सकते हैं। पेरोक्साइड में आमतौर पे बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। किसका? बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। या तो H2O2 का इस्तेमाल कर देगा या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर देगा। दिया रहता है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई HBr ओनली शोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बट नॉट HCl एंड HI। ये सवाल जो है बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और PMT में भी पूछा जाता है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो केवल कौन देता है? HBr देता है। HCl और HI बिल्कुल नहीं देता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr देता है, HCl और HI बिल्कुल नहीं देता है। ऐसा क्यों? मतलब कि HBr है तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो सकता है, HCl HI के केस में नहीं हो सकता है। सोचिए।
सोचिए इसके बारे में। इसका आंसर क्या है उसको समझिएगा कि जब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करते हैं, जैसे कि हम लोग इसकी बात करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है ये HCl का ब्रेक करना। तो HCl ब्रेक करके हाइड्रोजन और Cl फ्री रेडिकल बनाता है। और दूसरा होता है कि जो Cl फ्री रेडिकल है वो किसके साथ अटैक करता है? एल्कीन के साथ अटैक करता है, तब जाके आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। हम इन शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। तो पहले स्टेप में HX का ब्रेकिंग होता है और दूसरे स्टेप में फ्री रेडिकल का अटैक होता है। यही 2 जो होता है वो काम मेन जो है वो आपका रीज़न प्रोवाइड करता है। HCl के केस में ये जो HCl का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, HX बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इन द केस ऑफ HCl। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इनका ब्रेकिंग नहीं हो पाता है, पेरोक्साइड जो है इसको तोड़ नहीं पाता है, और जब पेरोक्साइड इसको तोड़ नहीं पाता है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, तो इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता है। HCl के केस में क्या है बेटा? पहला स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक है, फर्स्ट स्टेप इज़ एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक की वजह से यहाँ पर रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। दूसरा स्टेप तो आपका एक्सोथर्मिक है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं HI के केस में HI का बॉन्ड कमज़ोर होता है, मतलब कि वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, तो HI के बॉन्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम इससे है बच्चा? प्रॉब्लम इससे है कि जो आयोडीन फ्री रेडिकल होता है वो एल्कीन पर अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता है। आयोडीन फ्री रेडिकल एल्कीन पे अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि इन केस ऑफ HCl, in case of HCl, breaking of HCl bond is endothermic, so reaction is not feasible. In case of HCl, breaking of HCl bond is endothermic, so reaction is not feasible. Where in case of HI, reaction of iodine free radical with alkene is endothermic. Reaction of iodine free radical with alkene is endothermic, so reaction not possible. That is the basic reason why HBr only shows anti-Markovnikov rule. HBr के केस में दोनों की दोनों स्टेप जो होता है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। इस वजह से केवल HBr ही आपका क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है। कुछ और प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। हमने एल्केन से देख लिया, अब बात करते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है हुन्स-डिकर रिएक्शन, जो कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का यूज़ करता है। किसका बेटा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर हमें मिल गया तो उस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स कराते हैं CCl4 के मीडियम में, तो हमें एल्किन हैलाइड मिलेगा, CO2 और AgBr मिलेगा। इसको नोट करिएगा।
सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड when refluxed with bromine in CCl4 medium will give alkyl halide. इनफैक्ट यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है. हुन्स डिकर रिएक्शन इज वैलिड फॉर एल्किल ब्रोमाइड. अब बहुत ही छोटे छोटे से रिएक्शन से उनको हम लोग समअप कर लेते हैं. हुन्स डिकर रिएक्शन, ये तो एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया जाता है. या आपको इक्वेशन दे दिया जाता है, उस इक्वेशन में पूछ दिया जाता है कि प्रोडक्ट क्या होता है. क्विज बताइए क्या यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा. कुछ यहाँ पर रिएक्शंस है, 4 रिएक्शंस हैं और इन चारों रिएक्शंस में आपको एंड प्रोडक्ट बनाना है. बताइए बच्चा, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट इन दीज 4 रिएक्शन. 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए. पहले में एल्केन को SO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट कराते हैं. फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH को NBS N ब्रोमोससिनामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं. फिर एक आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, उसको SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं. और फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट और CCl4 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं. तो बताइए कि इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा. जल्दी जल्दी कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए. यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है. NBS वाला केस तो बहुत बार पूछा भी जाता है. N ब्रोमोससिनामाइड, अ वेरी इफेक्टिव रीजेंट फॉर हेलोजन डेरिवेटिव प्रिपरेशन. जैसे कि इस केस में सनलाइट है SO2Cl2. SO2Cl2 इज एक्टिंग लाइक अ हेलोजिनेटिंग एजेंट. ये आपका हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है. किसकी तरह बच्चा? हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है. और यहाँ पे आपको एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2Cl. एन ब्रोमोससिनामाइड का जो काम होता है वो एलाइलिक हेलोजिनेशन में होता है. अगर हमें एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेशन कराना है तो एन ब्रोमोससिनामाइड को आप याद करिए. मतलब कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ये Cl हो जाएगा, ब्रोमो है तो Br होगा. ब्रोमो के केस में Br हो जाएगा. यहाँ पे CH2 रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रहेगा. दैट इज़ द एलाइलिक ब्रोमिनेशन. SO2Cl2H न्यू. ये भी क्या है कि अगर यहाँ पे आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिख जाएगा, सॉरी यहाँ पे एलाइलिक ग्रुप आपको दिख गया तो समझ जाइए कि यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. Cl हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2. और नीचे जो है पहले जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराने के बाद हमें मिल जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. और जब इसका रिफ्लक्स कराएंगे तो अंत में हमें क्या मिल जाएगा? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. क्या मिल जाएगा बेटा? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. और बाकी चीज़ें तो आपके अलग से मिलेगी ही, AgBr और CO2 अलग से निकलेगा ही निकलेगा. सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. कर लिया होगा. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, कुछ और प्रिपरेशन. और इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन आता है फ्रॉम दी एल्कोहल. एल्कोहल का यूज़ करके हम लोग हेलो एल्केन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. मतलब कि अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तो हमारा चॉइस ऑफ रीजेंट जो है वो एल्कोहल होता है. एल्कोहल विल बी द चॉइस ऑफ रीजेंट फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एरीन. जैसे कि यहाँ पे एल्कोहल के केस में दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. हेलो एरीन की बात नहीं करेंगे, हेलो एल्केन की बात करेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखिए रिएक्शन ये है, ये हो गया आपका एल्कोहल. तो यहाँ पे 3 तरीका है एल्कोहल को हेलोजन ग्रुप में चेंज करने का. सबसे पहला तरीका है कि आप HX के साथ रिएक्शन करा दें. किसके साथ बच्चा? HX के साथ. और यहाँ पर हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले लेते हैं.
तो एल्किल हैलाइड और वाटर मिल जाएगा। या फिर SOCl2 का यूज करेंगे इन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। SOCl2 क्या करेगा, हेलोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और RCl का फॉर्मेशन करेगा। पिरिडीन का जो काम है वो HCl को खाने में करता है, कि जो HCl बना है उसको किस तरीके से हटाया जाए, तो वो पिरिडीन इसमें काम करेगा। या फिर हम PX3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PX3 का इस्तेमाल करके हम RX और H3PO3 बना सकते हैं। सो ये 3 तरीका है, SOCl2 का इस्तेमाल करके, HX का इस्तेमाल करके, या फिर फॉस्फोरस हैलाइड का इस्तेमाल करके हम हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट यूज्ड, मोस्टली यूज्ड, ये हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बाकी जो प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में निकल जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, RCl जो है एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा, कोई मिलावट ये नहीं। यहाँ पे आपको मिलावट मिलेगी, H3PO3 रहेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलेगा। RX जो है वो H2 के साथ डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलेगा। सो दिस इज द वे बाय विच एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन। नोट करिएगा, नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ल्यूकस टेस्ट। एक टेस्ट आता है अल्कोहल के केस में, अल्कोहल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। ल्यूकस टेस्ट क्या होता है? दिस इज द डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल इन विच व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl and anhydrous ZnCl2, then white turbidity is obtained instantaneously with tertiary alcohol, after 5 minutes with secondary alcohol, and on heating with primary alcohol। तो अल्कोहल का ये टेस्ट है, ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कि अगर हमें कोई अल्कोहल दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें किस तरह का अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो ये किस तरह का होता है, ल्यूकस टेस्ट से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे कि यहाँ पर इसको जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, H+ आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ऑक्सीजन को ये प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH2 और ये क्या मिल जाएगा, CH2+, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन मिलेगा। अगर वहीं पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल बच्चा, सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसको जब हम लोग H+ के साथ अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH+ CH3। और वहीं अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, कौन सा बच्चा, टर्शरी अल्कोहल है, तो जब इसको हम लोग H+ आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3C+, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और नीचे भी CH3 लगा देते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन मिलेगा। तो आपको पता ही है कि प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन और टर्शरी कार्बोकटायन में स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो टर्शरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से और प्राइमरी से ज़्यादा होती है। तो टर्शरी कार्बोकटायन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो इसी वजह से वाइट टर्बिडिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस मिल जाती है टर्शरी अल्कोहल में। टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकटायन बनाता है तो टर्बिडिटी तुरंत मिल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाता है तो टर्बिडिटी थोड़ी देर के बाद मिलती है। और प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी कार्बोकटायन बनाता है तो टर्बिडिटी हीट करने पर मिलती है, हमें कराना पड़ता है, उसको रिएक्शन को कैरी ऑन कराना पड़ता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ल्यूकस टेस्ट इज़ द डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर द अल्कोहल। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट,
मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म अभी मैंने आपको बताया था कि हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जैसे कि जो हमने Cl लिया था, हमने यहाँ पे Cl लिया था, सिंगल बॉन्ड Cl था, और फिर हमने यहाँ पर AlCl3 ले लिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो Cl+ बन जाएगा और AlCl4- बन जाएगा। दिस विल बी एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। तो जो आपका Cl+ बना है वो अब जाकर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, और जब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, क्यों बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे आपका बनाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है अलग से, उसी का हमें रिमूवल करना है। क्या करना है बेटा, रिमूवल करना है। और ये रिमूवल कराएगा कौन, ये रिमूवल आपका कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl4-। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, ये आपका निकलेगा बाहर, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है यहाँ पे जाकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस यहाँ पर आपका एक बन जाएगा HCl बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर AlCl3 बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ एरिल हैलाइड इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैकेनिज़्म को आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सा मैकेनिज़्म है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से चलता है। आगे प्रिपरेशन में कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग क्लोज करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। कि एरिल हैलाइड को बनाने का अलग अलग तरीका है, पर सारे अलग अलग तरीके में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है अपना एक अलग स्थान रखता है। हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे कर रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब यह कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए आपको एनिलीन चाहिए। हमने यहाँ पर एनिलीन ले लिया, और एनिलीन को हम लोग रिएड कराएंगे NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। फिर इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर इस तरीके से आप ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नोट करते चलिए बच्चा लोग, इसमें कुछ अब नई चीज़ नहीं है, नया चीज़ बताने के लिए अब कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, और इस रिएक्शन को आपको नोट करना है। नोट करिए, पॉज करके नोट करते चलिएगा। फिर क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन किसी भी तरह का एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पूरा का पूरा ओपन केस चलता रहता है, और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंड-मेयर रिएक्शन। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन से मिलता जुलता है एक और रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज गाटरमैन रिएक्शन। जैसे कि ये देखिएगा गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, बस वहाँ पर रीजेंट अलग होता है। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HX होता है, और आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल सकता है। तो गाटरमैन रिएक्शन जो है वो एक लिमिटेड रिएक्शन है, और सैंड-मेयर रिएक्शन जो है वो आपका एक लार्ज टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो एक ओपन टाइप ऑफ रिएक्शन की तरह काम करता है।
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखिए एरिल हैलाइड भी बन गया और एल्किल हैलाइड भी बन गया, और हमें यही दो चीज़ तो बनाना था। तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ बहुत काम में आया, एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एल्कोहल। एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल के अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को और यूज़ करके एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, वो आपने देखा। और वहीं अगर हम लोग एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि ये हैलोजिनेशन रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेविस एसिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि लेविस एसिड का यूज़ करके ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, या फिर आप सैंडमेयर रिएक्शन या फिर गार्टामैन रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और ये सेकंड लेक्चर जो कि पूरा का पूरा बेस था किस पर, प्रिपरेशन पार्ट पर, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क अब आपका ये रहता है, पहला होमवर्क तो एज़ यूजुअल हम वही बोलेंगे कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद इसको रिवाइज़ करिए, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर कॉपी किताब अपने पास रखिए और लेक्चर को रिवाइज़ करिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस लगाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। वही एक की है फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वही आपको करना है कि क्वेश्चंस लगाना है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।